अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सो विल बी फाइन। वेल, वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाकी लोगों को बोल दें काइंडली ऑनलाइन हो जाएं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हार्ट फेलियर, राइट। जज़ाकल्लाह बेटा, वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन। बेटा बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं, सो दैट वी मे कंटिन्यू आवर लेक्चर लाइक हार्ट फेलियर के ऊपर ना। आज हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट फेलियर क्या है, उसकी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। आपको क्या लगता है हार्ट फेलियर क्या हो सकता है? क्लास ओके। बेसिकली हार्ट फेलियर होता क्या है? Heart is unable to pump all the blood. ओके, वालेकुम अस्सलाम। मरियम, हार्ट फेलियर क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके जेनिफर बेटा, तो हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? Pump the blood supply when heart is unable to pump the blood. Heart do not function properly and ability to pump blood. ओके, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड इवनिंग सुनिए बेटा।
ओके, वापस आ गई आवाज़। हार्ट फेलियर कंडीशन इन विच हार्ट इज अनएबल टू पंप ऑल द ब्लड। ओके, हार्ट अनेबल हो जाता है। इसके अलावा इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, राइट वेंट्रिकल फेलियर, या डिक्रीज का फॉरवर्ड फेलियर और बैकवर्ड फेलियर, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है आप लोगों के पास? आप लोगों को पता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेलियर क्या होता है? ओके, एम आई हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक है, एम आई हो सकता है। इसके अलावा ओके, वालेकुम अस्सलाम बेटा साहब। एम आई हो सकता है कि, या इसके अलावा और क्या हो सकता है? लाइक एम आई किस में होएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में या राइट वेंट्रिकल फेलियर में? ओके, मायोकार्डियल डिजीज में हो सकता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में हो सकता है। चलें हम लेटर ऑन इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे कि राइट वेंट्रिकल फेलियर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर क्या है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम एक हाउ टू नो कर लेते हैं कि हार्ट की फिजियोलॉजी क्या है, एसेंशियल फंक्शन ऑफ हार्ट क्या क्या हो सकते हैं। लेफ्ट आई थिंक, यू डोंट थिंक इट्स राइट, इट्स लेफ्ट। ठीक है, राइट वेंट्रिकल फेलियर डेफिनेटली वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो सकता है। एम आई लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर एम आई मायोकार्डियल डिजीजेज आ सकती हैं, जिनके अंदर डायलेटेड मायोकार्डियोपैथी हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, स्क्लेरोसिस हो सकती है, सर्टेन अदर इडियोपैथिक कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन अगर हम राइट वेंट्रिकल फेलियर की बात करें तो उसमें एएसडी हो सकता है, एटीरियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, प्रेशर ओवरलोडेड हो सकते हैं जिस तरह पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या पल्मोनरी स्टेनोसिस है, और मायोकार्डियल डिजीजेस अल्टीमेटली हो सकती हैं लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में। ओके, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, वेल अगर हम थोड़े से फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लें तो आप लोगों के लिए और इजी हो जाएगा एडवांस साइन और सिम्टम्स को देखने के लिए। वेंट्रिकल सेप्टर डिफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। पीएसडी हो सकता है, एटीडी सेप्टर डिफेक्ट हो सकता है, राइट वेंट्रिकल फेलियर में वॉल्यूम ओवरलोडेड की वजह से बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो एसेंशियल फंक्शन में टू कवर मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू लाइक ऑक्सीजन है, सबस्ट्रेट है, में एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू रिसीव ऑल ब्लड कमिंग फ्रॉम द टिश्यूज, अल्टीमेटली ये हार्ट के फंक्शन है। ओके मरियम इकबाल प्रेजेंट हैं, नो डाउट। ओके, एसेंशियल कंडीशन फॉर फुलफिलिंग दीज फंक्शन, नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट का होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन डिलीवरी नॉर्मल चाहिए, मेटाबॉलिक डिमांड्स को फुलफिल करना है, तो हार्ट का फंक्शन और स्ट्रक्चर्स नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा नॉर्मल टिश्यू, हार्ट का जो टिश्यू है लाइक कार्डियोमायोसाइट्स हैं, उनका नॉर्मल होना ज़रूरी होता है, और एडिक्वेट फिलिंग ऑफ द हार्ट बाय द ब्लड। नॉर्मली जो हार्ट की फिलिंग है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर अप्रोप्रिएट फिलिंग नहीं है, वेनस रिटर्न डिक्रीज होकर आ रही है, तो अल्टीमेटली जो वेंट्रिकल की फिलिंग है या आर्टीरियल फिलिंग है वो कम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर अगर फीलिंग कंप्रोमाइज़ होएगी तो दैट डिपेंड्स ऑन कि ये लाइक डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है तो वो फॉरवर्ड फेलियर को लीड करेगी। ओके, एसेंशियल फंक्शन ऑफ हार्ट आर
secured by integration of its electrical and mechanical function, जिसमें हमने कहा था कि कार्डिक आउटपुट होती है। कार्डिक आउटपुट को एक फार्मूले से हम कैलकुलेट भी किया था कि हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डिक आउटपुट में क्या क्या चीज़ें चेंज आ सकती हैं, कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट क्या है या कंट्रोल ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। कार्डिक आउटपुट जिसमें चेंजेस ऑफ हार्ट रेट और कार्डिक स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके हम कार्डिक आउटपुट को निकाल सकते हैं, राइट। इसमें अगर कंट्रक्शन ऑफ हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गया तो अल्टीमेटली प्रॉपर फिलिंग नहीं होएगी। अगर प्रॉपर फिलिंग नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होएगा, हार्ट रेट कंपनसेशन के तौर पे ज़्यादा होएगा, लेकिन कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होती जाएगी। हार्ट रेट के अंदर चेंजेस आएंगी या स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आएंगी, दोनों के अंदर अगर चेंजेस आ रही हैं तो अल्टीमेटली हमारी कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होएगी। अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि फॉरवर्ड फेलियर है। वेल, कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और हार्मोनल कंट्रोल होता है। ओके बेटा, एसिड बेस बैलेंस की स्लाइड शेयर कर दूंगा, अभी हार्ट फेलियर कर लेते हैं। ओके, दूसरा कंट्रोल ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि प्रीलोड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कंट्रैक्टिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आफ्टर लोड के ऊपर डिपेंड करता है और नंबर एंड साइज ऑफ मायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ट आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। अगर एट्री और वेंट्रिकल की सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि नॉर्मल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रही तो अल्टीमेटली वो भी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको डिक्रीज कर रहे होती हैं। एक कंट्रैक्ट पहले कर रहा है, दूसरा रिलैक्स पहले कर रहा है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिंक्रोनाइज नहीं है, ये कंडक्शन सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो अल्टीमेटली कंट्रोल ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम है ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कार्डिक आउटपुट में, वन इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड अदर वन इज कार्डिक आउटपुट, अदर वन इज हार्ट रेट। हार्ट रेट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और हार्मोनल कंट्रोल हो रहा होता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर हमने ये कहा है कि प्री लोड और आफ्टर लोड का होना ज़रूरी, नॉर्मल होना ज़रूरी है, कंट्रैक्टिलिटी का होना ज़रूरी है, कार्डियोमायोसाइट्स का नॉर्मल साइज और स्ट्रक्चर और नंबर में होना ज़रूरी होता है। ओके, इसके अंदर अगर हम अडाप्टिव मैकेनिज्म ऑफ हार्ट टू इंक्रीज लोड की अगर हम बात करें तो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म है जिसमें ये कहता है कि जितनी ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होएगी उतना फोर्सफुली ब्लड को हार्ट इजेक्ट करेगा। हार्ट को इजेक्ट करने के लिए उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के बारे में है कि वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी क्या होती है कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो साइज है वो इंक्रीज होएगा। कौन सी कंडीशन में, जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है तो जो वेंट्रिकल्स हैं उसको फोर्सफुली ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ता है। जब फोर्सफुली ब्लड को इंजेक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देगा। जब स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रॉफी आना शुरू हो जाती है। हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि साइज का इंक्रीज हो जाना। इसके अलावा सिंपैथेटिक एडिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसके रिजल्ट में हार्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सर्टेन एडिनर्जिक रिलीज होते हैं, कैटेकोलामाइन रिलीज होते हैं जो हार्ट रेट और हार्ट की कंट्रैक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, लाइक डोपामिन है, डोपामिन है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है। दीज आर एडिनर्जिक एक्टिविटी। इसके अलावा एक्टिविटी ऑफ रास सिस्टम है, रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिविटी है, वो भी एट एंड अडाप्टिव मैकेनिज्म जिसके अंदर जब किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, ये कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है तो किडनी अपना कंपनसेशन के तौर पे वो ये समझती है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है सर्कुलेशन में, तो रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। जब रास सिस्टम एक्टिवेट होएगा तो अल्टीमेटली वो सोडियम और वाटर को रिटेन करता है। जब सोडियम और वाटर रिटेन होंगे तो उसके रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हो जाएगी, वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू होगी, हार्ट के ऊपर और ज़्यादा फोर्सफुली ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ेगा।
ये देखिएगा इनके अंदर चेंजेस क्या क्या आई हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गई है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का नॉर्मल साइज था, ये कार्डियोमायोसाइट्स का नॉर्मल साइज था, ये कॉर्डनी टेंडन आई थे, ये जो वॉल्स थे वो अनकम्प्रोमाइज होना शुरू हो गए हैं। वेलकम बेटा मिस्बा। ओके बेटा सालिया, मैं सनाती रूम की अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। अब प्रीलोड क्या है? प्रीलोड stretching the myocardial fibers during diastole by increasing end diastolic volume that will lead to increased force of contraction during systole। ये स्टार्कलिंग लॉ भी से कहा जाता है कि कंट्रक्शन से पहले जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा या वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा उसको उतना फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। अब जितना फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करेगा उतनी उसकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और बेटा लेकिन मैंने हैंड फ्री लगाए हुए हैं, उसकी आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए। ओके मैं चेक कर लेता हूँ। ओके अब आवाज़ कैसी है? अब आवाज़ आ रही है सही? तो आवाज़ ठीक हो गई होगी। ओके preload diastolic muscle circumvent length leading to increased tension of muscle before its contraction। बैक साइड पे एक फिगर दिखाई गई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि जो प्रीलोड है डायस्टोलिक मसल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा, तो फोर्सफुली कंट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। अगर प्रीलोड नॉर्मल है तो अल्टीमेटली जो वेनस रिटर्न है वो इम्पोर्टेंट है। प्रीलोड का मतलब होता है कि हार्ट की कंट्रक्शन से पहले उनके वेंट्रिकल्स के अंदर कितना ब्लड है, ये डिपेंड कर रहा होता है वेनस रिटर्न के ऊपर। अगर वेनस रिटर्न अच्छी है तो अल्टीमेटली जो प्रीलोड है वो अच्छा होएगा। अगर वेनस रिटर्न डिक्रीज होएगी तो अल्टीमेटली प्रीलोड कम होना शुरू हो जाएगा। Venous return to the heart is important, and as diastolic volume is influenced, stretching of the sarcomere maximizes the number of actin myosin bridges responsible for development of force। ऑप्टिमल अच्छा ये इसकी लेंथ है 2 से लेके 2.2 माइक्रोमीटर लेंथ इसकी होती है। और जी अब कार्डियल कंट्रैक्टिलिटी क्या है? कंट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम चेंजेस इन ability of the myocardium to develop force by contraction of heart that occurs independently on changes in the myocardial fiber length। Mechanism involved in the changes of contractility like amount of created cross bridges in the sarcomere by the influence of calcium ions। अब ये कैल्शियम आइंस कैसे रिलीज होते हैं? जैसे कैटाकोलामाइन रिलीज होंगे तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ाते हैं, कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
दूसरा इनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं, इनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं जो अगेन कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी। और इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी की अदर काजेज क्या हो सकती हैं, लाइक शिफ्टिंग द इंटायर वेंट्रिकल फंक्शन कर्व अपवर्ड एंड टू द लेफ्ट। और अगर डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी होगी तो शिफ्टिंग द इंटायर वेंट्रिकल फंक्शन कर्व लाइक हाइपोक्सी हो सकता है, एसिडोसिस हो सकती है, डाउनवर्ड टू द राइट होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा प्रेशर की लूप वॉल्यूम, it is the relation between ventricle volume and pressure. The loop provides a convenient framework of understanding the response of individual left ventricle contraction to alteration in preload, afterload and contractility. बेटा आवाज आ रही है मेरा ख्याल है सबको? Okay, well, it is composed of 4 phases: filling of ventricle, isomeric contraction of ventricle, isotonic contraction of ventricle, जिसको injection of blood भी कहा जाता है। Okay. इसके अलावा आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। आफ्टरलोड क्या है? आफ्टरलोड express the tension which must be developed in the walls of the ventricle during systole to open the semilunar valve and eject blood to the aorta or pulmonary artery. क्लेपेलेस लॉ है, ये कहता है कि वॉल्व टेंशन इज इक्वल टू इंट्रावेस्कुलर प्रेशर, इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ वेंट्रिकल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वेंट्रिकल वॉल थिकनेस। आफ्टर लोड इंक्रीज होएगा ड्यू टू एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल रेजिस्टेंस, वेंट्रिकल के साइज इंक्रीज होने की वजह से, या डिक्रीज इंटरथोरेसिक प्रेशर, लॉस ऑफ मायोकार्डियम। आफ्टर लोड डिक्रीज होएगा ड्यू टू डिक्रीज आर्टेरियल रेजिस्टेंस की वजह से, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी की वजह से, या डिक्रीज वेंट्रिकल साइज होने की वजह से। ये था एक जनरल सा कंसेप्ट था, मुझे पता है आप लोगों को इतना मजे की समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ से हमारा हार्ट फेलियर स्टार्ट होता है कि बेसिकली हार्ट फेलियर है क्या चीज़। इसको देख लेते हैं। It is a pathological process in which the heart, as a pump, is unable to meet the metabolic requirement of the tissue for oxygen and substrate despite the venous return to the heart is either normal or increased. अब आप फेलियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बेटा सिलेबस ये हार्ट फेलियर और कैंसर है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। एक हार्ट फेलियर ही है आज हम डिस्कस कर रहे हैं और बाकी कैंसर है, 2 ही टॉपिक रह गए हैं। तो शोर यहाँ पे तो नहीं है, फैन का शोर भी नहीं है, मैंने एफी लगाए हुए हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे हार्ट फेलियर को। हार्ट फेलियर क्या है कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो हार्ट है इज अनएबल टू meet the metabolic requirement of the tissue for oxygen and substrate despite the venous return to the heart is either normal or increased. एग्जैक्टली बेटा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर 1-2 ग्रुप बना के आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे एंड देन आप लोगों के साथ में क्विज होते रहेंगे और मैं रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को। तो जो टॉपिक हमने ऑनलाइन कवर किए हैं वो हम वाइट बोर्ड के ऊपर अगेन डिस्कस करेंगे, उनमें से कुछ की आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे और साथ में क्विज होगा, राइट। तो हार्ट फेलियर क्या है कि एक ऐसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हार्ट इज एज ए पंप इज अनएबल टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट of the tissue for oxygen and substances या substrate despite the venous return is either normal or increased. अब हार्ट के पास जितना भी ब्लड आ रहा है वेनस रिटर्न की फॉर्म में, इधर वेनस रिटर्न नॉर्मल है, ये ज़्यादा हुई है, लेकिन जो
हार्ट है वो अपनी पंपिंग एबिलिटी के थ्रू मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर हो गया है। न्यू यॉर्क एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर, इसमें 4 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। क्लास 1 के अंदर माइल्ड होता है, क्लास 2 के अंदर भी माइल्ड होता है, क्लास 3 में मॉडरेट और क्लास 4 के अंदर सीवियर होता है। अब जो क्लास 1 होती है जिसके अंदर माइल्ड हार्ट फेलियर होता है, कहते हैं नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, ऑर्डिनल फिजिकल एक्टिविटी इज इंडिकेटेड एंड डज नॉट कॉज अंडर अनड्यू फटीग। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, पाल्पिटेशन हो सकती है और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया हो सकता है। ये क्लास 1 के अंदर आता है। क्लास 2 के अंदर क्या है, कहते हैं कि स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर दी जाती है, उसको कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लेकिन क्लास 1 के अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। रेस्ट पे कंफर्टेबल फील करता है, बट ऑर्डिनल फिजिकल एक्टिविटी रिजल्ट्स इन फटीग। अगर थोड़ा सा भी वॉक करेगा या फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसके रिजल्ट में उसकी फटीग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, पाल्पिटेशन और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ एज इंडिकेटेड क्लास 1। इसे ग्राइंडर की आवाज़ आ रही है बेटा, ये न्यूयॉर्क एसोसिएशन हार्ट एसोसिएशन है, नेहा नेहा की क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। ओके, के अंदर स्लाइड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होता है। मॉडरेट के अंदर जिसको क्लास 3 कहा जाता है, क्लास 3 के अंदर मार्क लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कंफर्टेबल एट रेस्ट होता है बट लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी कॉजिंग फटीग। रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट होती है या पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है और एसओडी होता है, डिस्नी होना शुरू हो जाता है। और क्लास 4 के अंदर सवेयर अनेबल टू कैरी आउट द फिजिकल एक्टिविटी विदाउट डिस्कम्फर्ट, सिम्टम्स ऑफ फटीग होती हैं, पाल्पिटेशन होती है, एसओडी हो रहा होता है या डिज्नी हो रहा होता है, इवन के रेस्ट के ऊपर भी। अगर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेगा तो डिस्कम्फर्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये नेहा की क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर है, 4 तरह से उसको क्लासीफाई किया जाता है। पहले के अंदर कोई लिमिटेशन फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, अगर ऑर्डिनल फिजिकल एक्टिविटी इंडिकेटेड होती है लेकिन फटीग नहीं होती। पाल्पिटेशन और एसओबी ऑलरेडी होता है। क्लास 2 के अंदर स्लाइड लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है, कंफर्टेबल एट रेस्ट होता है बट ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी रिजल्ट्स फटीग। तीसरे के अंदर मार्क लिमिटेशन होती है, और क्लास 4 के अंदर अनएबल टू कैरी फिजिकल एक्टिविटी। AHI स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर उन्होंने स्टेज 1 के अंदर कहा है कि पेशेंट्स एट हाई रिस्क फॉर हार्ट फेलियर बट विदाउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज आर सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। पेशेंट्स जो एग्जाम्पल्स शो की गई हैं उनमें पेशेंट्स जो HTN के होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हो सकते हैं, या पोस्ट MI और रीवेस्कुलराइजेशन। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, CVA हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री एक्सपोजर टू कार्डियक टॉक्सिन्स। स्टेज बी के अंदर पेशेंट्स विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज हो सकते हैं बट विदाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। प्रायर MI हो सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या रिड्यूस लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन हो सकती है, सिम्टोमेटिक होते हैं ये वाल्वुलर डिजीज के साथ। स्टेज सी के अंदर पेशेंट्स विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज हो सकते हैं विद प्रायर और फ्रंट सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। इनमें नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज एंड डिस्निया होते हैं, फटीग होती है, रिड्यूस्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस होनी शुरू हो जाती है। स्टेज डी है, स्टेज डी के अंदर पेशेंट्स विद
Refractory heart failure requires specialized intervention जिसमें what symptoms at rest despite maximal medical therapy with recurrent hospitalization. ये स्टेजेस हैं जिनके अंदर स्टेज 1, बी, ए, बी, सी और डी के ऊपर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हार्ट फेलियर क्या है कि कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, मल्टीपल बाय हार्ट रेट बिकम्स इनसफिशिएंट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। हमने क्या कहा था कि हार्ट फेलियर क्या है कि हार्ट फेलियर जब हार्ट मेटाबॉलिक नीड को फुलफिल नहीं कर सकता या मेटाबॉलिक डिमांड्स, और दूसरा हमने कहा कि सब्सटेंस जिनमें ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो प्रॉपर नहीं कर सकता, तो उस टाइम उसको कहा जाता है हार्ट फेलियर। स्ट्रोक वॉल्यूम को डिटरमाइन किया जाता है बाय प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी और इजेक्शन फ्रैक्शन। ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको इजेक्शन फ्रैक्शन की समझ आ जाएगी। इसके अलावा इसको क्लासीफाई किया जाता है सिस्टोलिक फेलियर, जिसके अंदर डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी होती है कि कंट्रैक्टिलिटी अगर डिक्रीज हो गई है तो सिस्टोलिक फेलियर है, अगर फीलिंग डिक्रीज हो गई है तो डायस्टोलिक फेलियर है, और फिर मिक्स्ड है अगर दोनों चीज़ें हैं तो उसको मिक्स्ड फेलियर कहा जाता है। ये हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? इजेक्शन फ्रैक्शन वन ऑफ द मेजरमेंट यूज्ड बाय द फिजिशियन टू असेस हाउ वेल द पेशेंट्स हार्ट फंक्शन। हार्ट की फंक्शन को असेस करने के लिए जो टूल यूज होता है उसको कहा जाता है, या जो मेजरमेंट यूज होती है उसको कहा जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली इजेक्शन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप आउट ऑफ द हार्ट्स मेन पंपिंग चैम्बर ड्यूरिंग ईच बीट। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उसकी हर चैम्बर से ब्लड इजेक्ट होता है, और कितना अमाउंट हर बीट के साथ इजेक्ट होता है उसको इजेक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली फ्रैक्शन रेफर टू द फैक्ट दैट इवन इन द हेल्दी हार्ट सम ब्लड ऑलवेज रिमेन विद इन दिस चैम्बर आफ्टर ईच हार्ट बीट। फ्रैक्शन ये है कि जब हार्ट ने कंट्रैक्ट कर लिया है, कंट्रैक्ट करने के बाद जो चैम्बर के अंदर ब्लड रह गया उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। इजेक्शन क्या है कि जैसे ब्लड हार्ट के अंदर आया है और हर बीट के साथ कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है उसको कहा जाता है इजेक्शन। फ्रैक्शन क्या है कि वो अमाउंट जो ब्लड का अमाउंट ऑफ ब्लड दैट रिमेन्स इनसाइड द चैम्बर आफ्टर द हार्ट बीट उसको कहा जाता है फ्रैक्शन। एंड इंजेक्शन फ्रैक्शन इज द परसेंटेज ऑफ द ब्लड विद इन द चैम्बर दैट इज पंप्ड आउट विद एवरी हार्ट बीट। और इंजेक्शन फ्रैक्शन जो नॉर्मल होती है ये 50 to 75% होती है। अगर कहीं 55 to 65% भी मेंशन किया गया वो भी ठीक है, लेकिन मेनली 55 to 70% ये नॉर्मली जा रही होती है। और इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या कि परसेंटेज ऑफ ब्लड विद इन द चैम्बर्स दैट इज पंप्ड आउट विद एवरी हार्ट बीट। इसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखिएगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एंडास्टोलिक वॉल्यूम विद एंडास्टोलिक वॉल्यूम। इंजेक्शन फ्रैक्शन क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एंडास्टोलिक वॉल्यूम। इससे भी हम इंजेक्शन फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। एंडास्टोलिक वॉल्यूम reduced at the end of the ventricle filling। अब हमने इंजेक्ट क्या किया है और रिमेनिंग जो वेंट्रिकल्स के अंदर है ये नॉर्मली 64% होता है, जिसमें इंजेक्शन फ्रैक्शन 55 से लेकर 65% नॉर्मली दी जा रही होती है। हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 90 ml है, 70 to 90 ml स्ट्रोक वॉल्यूम लिया जा रहा होता है नॉर्मली, और जो एंडास्टोलिक वॉल्यूम होता है वो 140 ml होता है। तो इस तरह अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 64% नॉर्मल इंजेक्शन फ्रैक्शन आ रही होती है, जो 55 to 65 या 55 to 75% नॉर्मल जा रही होती है। अब है सिस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर क्या है? मोस्ट कॉमन होता है हॉलमार्क फाइंडिंग डिक्रीज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन फ्रैक्शन है वो लेस देन 40% होती है। अब उसकी काजेज क्या क्या हो सकती हैं? impaired contractile function like MI हो सकता है, increase आफ्टर लोड लाइक हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, या मैकेनिकल कोई अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं जिसके अंदर कोई वेल्व डिजीज हो सकती है। दूसरा होता है डायस्टोलिक फेलियर। डायस्टोलिक फेलियर के अंदर क्या होता है कि impaired ability of the ventricle to relax and filling during a diastole।
इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, वन इज ओके मैं मार्क कर रहा हूँ, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, दूसरा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इनिबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू रिलैक्स एंड फिल ड्यूरिंग द डायस्टोल, जब डायस्टोल होएगा तो उसके रिजल्ट में जो नॉर्मल वेंट्रिकल की एबिलिटी है उसमें फीलिंग और रिलैक्सेशन नहीं हो रही होती, जिसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है और कार्डियक आउटपुट कम होना शुरू हो जाती है। इसमें जो डायग्नोज होती है वो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की बेस पे उसको डायस्टोलिक फेलियर को डायग्नोज किया जा रहा होता है। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन का होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर इसमें भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी तो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू डायस्टोलिक फेलियर। इसमें क्या होता है कि नॉट हैव मच ब्लड टू इजेक्ट, इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो चुकी होती है। Mixed systolic and diastolic failure. Mixed systolic and diastolic failure can be seen in the disease state such as dilated cardiomyopathy में देखा जा रहा होता है, ये poor ejection fractions जिसमें less than 35% से अगर आ रही हो, या high pulmonary pressures, ये अगर कंडीशन है तो इसके अंदर मिक्स्ड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेलियर होता है। बाईवेंट्रिकुलर फेलियर भी होता है, बोथ वेंट्रिकल्स में डायलेट एंड फॉर फिलिंग एंड एम्पटिंग कैपेसिटी, दैट विल लीड टू ए biventricular failure. Certain definitions हैं of terms की, like myocardial failure क्या है, ability abnormalities reside in the myocardium and lead to inability of the myocardium to fulfill its function. Myocardial failure जिसमें जो myocardium है वो प्रॉपरली अपना जो नॉर्मल फिलिंग वाला फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। सर्कुलेटरी फेलियर होता है, दूसरा मायोकार्डियल फेलियर, सर्कुलेटरी फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये तीन डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो यूज हो रही होती हैं। तो मायोकार्डियल फेलियर के अंदर क्या होता है कि अबनॉर्मलिटीज रिसाइड्स इन द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के अंदर कोई प्रॉब्लम है दैट विल लीड टू इनएबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम टू फुलफिल इट्स फंक्शन। नॉर्मली जो मायोकार्डियम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती तो उसको मायोकार्डियल फेलियर कहा जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि अबनॉर्मलिटी ऑफ सर्कुलेशन, like responsible for inadequacy in the blood tissue perfusion, अगर blood tissue perfusion डिक्रीज हो चुकी है, वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, वेस्कुलर टोन डिक्रीज हो चुकी है, या कोई हार्ट का फंक्शन का डिसऑर्डर है तो उसको कहा जाता है ये सर्कुलेटरी फेलियर है। तीसरी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि क्लिनिकल सिंड्रोम विच इज डेवलप्ड ड्यू टू अकम्युलेशन ऑफ ब्लड इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। लेफ्ट या राइट पार्ट ऑफ दी हार्ट के अंदर अगर ब्लड अकमुलेट हो गया है तो उसको कहा जाता है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिसिट कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम relative to body need with inability of the cardiac output to keep within the venous return normal or increase, जिसमें heart is unable to pump all the blood coming to it, इसको भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से सुनने लिया जा सकता है। जनरल पैथोमेकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन द हार्ट फेलियर डेवलप, अब इसमें क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल cardiac mechanical dysfunction can develop as a consequences in the preload, contractility and afterload disorders. Disorders of preload क्या हो सकते हैं, increase preload होएगा, length of the sarcomere is more than optimal और that will lead to decrease strength of contraction. अगर preload कम होगा तो length of the sarcomere is well below the optimal और decrease strength of contraction होगी। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि filling ventricle requires higher and diastolic volume. Disorders of the contractility क्या क्या हो सकते हैं, like in most form of the heart failure, the contractility of the myocardium is decreased, like ischemia हो सकता है, hypoxia हो सकता है, acidosis हो सकती है, inflammation हो सकती है, कोई toxin accumulation हो सकती है, या metabolic disorders हो सकते हैं जिसके अंदर जो contractility है उसके अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो सकता है। बेटा बाकी लोगों को आवाज़ का मसला नहीं है दिला।
इसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ आफ्टर लोड क्या हो सकती हैं? आफ्टर लोड के अंदर फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी हो सकता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो सकता है, इंक्रीज आर्टियोलर रेजिस्टेंस हो सकती है, ये वाल्वुलर हार्ट डिजीज हो सकती है, लाइक स्टेनोसिस भी हो सकती है इसके अंदर। सिस्टोलिक डिसफंक्शन, इसके अंदर वेंट्रिकुलर डायलिटेशन हो सकती है। इसके अलावा रिड्यूसिंग वेंट्रिकल कंट्रैक्टिलिटी, इधर जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा इजेक्शन फ्रैक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, द फ्रैक्शन ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ejected from the ventricle during each systolic contraction less than 45%। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन है तो अगेन सिस्टोलिक फेलियर हो जाएगा। In failing hearts, the left ventricle and diastolic volume or pressure may increase as the stroke volume या cardiac output decreases। cardiac output इधर डिक्रीज हो रही है या stroke volume डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। डायस्टोलिक अगर फेलियर है, डायस्टोलिक फेलियर में क्या होगा कि वेंट्रिकल कैविटी साइज इज नॉर्मल एंड स्मॉलर देन नॉर्मल, myocardial contractility is normal or hypodynamic, ejection fraction is normal more than 50%, अब subnormal, ventricle is usually hypertrophied, ventricle की hypertrophy हो जाएगी, और जो ventricle की filling है that will be slowly in the early diastolic during the preload or passive filling, or end diastolic ventricular pressure is increased। कॉजेज ऑफ हार्ट पंपिंग फेलियर मैकेनिज्म में अब मैकेनिकल अबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती हैं? इंक्रीज प्रेशर लोड हो सकता है, लाइक सेंट्रल है, एओर्टिक स्टेनोसिस है या एओर्टिक कॉर्टेशन है। पेरिफेरल अगर है तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की कॉज हो सकती है। दूसरा, अगर इंक्रीज वॉल्यूम लोड है तो उसमें वेल्वुलर रिगर्गिटेशन हो सकती है या हाइपरवोलेमिया हो सकता है। तीसरी कंडीशन ऑब्स्ट्रक्शन टू वेंट्रिकल फिलिंग है तो उसके अंदर वेल्वुलर स्टेनोसिस हो सकती है या पेरिकार्डियल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। मायोकार्डियल डैमेज प्राइमरी काज हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी के अंदर कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, लाइक अल्कोहल हो सकता है, अदर टॉक्सिन्स हो सकती हैं, मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेकेंडरी में ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो सकती है, क्रोनिक हार्ट डिजीज हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज हो सकती हैं। अल्टर्ड कार्डियक रिदम, जिसमें वेंट्रिकल फ्लटर और फिब्रिलेशन हो सकती है, एक्सट्रीम टैकिकार्डियाज हो सकते हैं या एक्सट्रीम टैकिकार्डियाज हो सकती हैं। पैथोजेनेसिस क्या है कि इन्वॉल्व इन द हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल फेलियर, डैमेज ऑफ द कार्डियोमायोसाइट्स, इसके अंदर कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है और कंप्लायंस इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? डिफेक्ट इन द एटीपी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, अल्टीमेटली changes in the contractile proteins, uncoupling of excitation या contraction process, इसके अलावा डिक्रीज नंबर ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स, impairment relaxation of cardiomyocytes with decreased compliance of myocardial, ये प्रॉब्लम हो सकता है। यस मेट्रोएडिनेटिक सिस्टम, एडिनो सिस्टम, जिसके अंदर डिक्रीज नंबर ऑफ बीटा एडिनेटिक रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स। ये एक नॉर्मल कंडक्शन दिखाई गई है जिसके अंदर एक्साइटेशन, कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, जिसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स दिखाया गया है। इंटरसेलुलर कैल्शियम मूव कर रही होती है सार्कोमेयर, मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे फिलामेंट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे होते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, ये जो ग्लाइडिंग है एक्टिन और मायोसिन की, ये अल्टर्ड होती है,
जो कैल्शियम के इन्फ्लक्स है वो डिक्रीज हो चुका होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रॉपर एटीपी जनरेट नहीं कर सकता। सेम कंडीशन विद एक्साइटेशन कंट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन कंट्रैक्शन के अंदर जो नॉर्मल है, नॉर्मल मैकेनिज्म में इस तरह हो रहा होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिंक्रोनाइज हुई होती है। लेकिन जब हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट फेलियर के अंदर ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। इसके अलावा दूसरी कंडीशन चेंजेस इन द न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द हार्ट फंक्शन, लाइक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है और एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल पेस मेकर्स को बढ़ाता है। ऐसे नोट किए जो कंट्रैक्टिलिटी या एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो साइक्लिक एएमपी पाथवे इनिशिएट हो जाता है जिसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जैसे सिंपैथेटिक पाथवे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी दैट विल रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ पैरासिम्पैथिक सिस्टम ऑन द हार्ट रेट। अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में जो पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी है दैट विल रिड्यूस। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि नॉर्मल न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल इज चेंज्ड and creation of the पैथोलॉजिकल न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म आर प्रेजेंट। इसमें ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ये अल्टर्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे ही अल्टर्ड हो जाएगा जो कंट्रोल ऑफ हार्ट फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। ये एक एग्जांपल है, प्रोप्रोलिफरेटिव इफेक्ट, वेसोकंस्ट्रिक्शन, सोडियम एंड वाटर आर रिटेंटेड, जिसमें सोडियम और वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। सोडियम और वाटर रिटेंशन होएगी तो अल्टीमेटली वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में हार्ट के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होएगी। और दूसरी कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड और ब्रेडिकाइन रिलीज होंगे, एएनपी रिलीज होएगा और एएनपी क्या करता है सोडियम और वाटर को एलिमिनेट करवाना शुरू कर देता है किडनी से और साथ में जो रास सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा। क्रोनिक हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इम्बैलेंस ऑफ neurohormonal adaptive mechanism with the net result of excessive vasoconstriction and salt and water retention। अब जैसे ही कैटेकोलामाइन रिलीज होते हैं तो कैटेकोलामाइन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीज करवा देती हैं। Norepinephrine 2 to 3 times higher at the rest than the healthy subjects of circulating norepinephrine is increased much more during equal load in the patient suffering from CHF than in healthy subjects. Yeah, healthy patients. Decreased number of beta-1 adrenergic receptors will lead to decreased sensitivity of cardiomyocytes to catecholamines, जिसके रिजल्ट में कंट्रैक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सिस्टम रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम होएगी, किडनी परफिनियन कम होएगी, स्टिमुलेशन जाएगा और रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। और रास सिस्टम क्या करेगा सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देगा। जैसे सोडियम और वाटर जितने ज़्यादा रिटेन होंगे उतनी वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाती है। वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा कि हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। कैटेकोलामाइंस और रास सिस्टम कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे एक्टिवेट हो जाती हैं और इंक्रीज हार्ट फंक्शन एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर। जैसे कैटेकोलामाइंस रिलीज होंगे रास सिस्टम एक्टिवेट होएगा, ये कंपनसेशन के तौर पे एक्टिवेट हो रहे होती हैं तो उसके रिजल्ट में ये हार्ट के फंक्शन को इंक्रीज करवा देंगे और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देंगे। The role of angiotensin 2 in the development of heart failure, जिसके अंदर जो है angiotensin 2 है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है मेनली इन द रेजिस्टेंस वेसल्स, रिटेंशन ऑफ सोडियम करवाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करवाएगा और रिलीजिंग ऑफ आर्जिनिन, वेसोप्रेसन पेप्टाइड, एवीपी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके अलावा आर्जिनिन को ट्रिगर कर देगा जिसके रिजल्ट में जो वेसोप्रेसन है ये एडीएच है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होएगा। एडीएच जैसे रिलीज होएगा तो वो क्या करेगा फिर अगेन वाटर को रिटेन करना शुरू कर देगा।
resulting facilitation of norepinephrine release from the sympathetic nerve endings, increased sensitivity of blood vessels to the norepinephrine, metagenic effect on the smooth muscle in the vessels and on the cardiomyocytes in the heart. Hypertrophy होना शुरू हो जाएगी. Metagenic effect on the fibrocytes in the vessel wall and in the myocardium, or contraction of less difference in the glomerulus receptors. Sensation of thrust increase हो जाएगी. Secretion of aldosterone from the adrenal gland increase हो जाएगा. Pharyngeal contraction होएगी. Glomerular filtration rate decrease होना शुरू हो जाएगा. ये एक पैथोजेनेसिस है जिसमें इंडेक्स इवेंट होते हैं, प्राइमरी काजेज ऑफ हार्ट डैमेज और सेकेंडरी रिमॉल्डिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें इंजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और 20% पे हार्ट फेलियर डायग्नोज हो चुका होता है। और ये सिम्टोमेटिक इनिशियली होता है, लेकिन जैसे इंजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज होती जाएगी, पेशेंट थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है लेकिन सिम्टोमेटिक होता जाएगा और कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें एड्रिनर्जिक है, क्रास सिस्टम है, साइटोकाइन्स हैं आर इन्वॉल्व इन द रिमॉल्डिंग। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की अगर हम बात करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।